Let's discuss the learning outcomes of this chapter and then we'll dive into it. It's mostly theoretical chapter. All most of the things you need to memorize. Most of the things you are already familiar with. There are only a few topics that are new to you. If we start with the very first thing कि उसने कहा है कि we will should be able to distinguish between crystalline, glassy, or amorphous. They are named side by side, and polymeric solid. क्रिस्टलाइन का हमें पता है. हाउ डू वी डिफाइन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स? जिनमें रेगुलर अरेंजमेंट होती है. ठीक है. पोलीमेरिक सॉलिड्स कौन से होते हैं? जिनमें ग्रेन स्ट्रक्चर होता है एंड सेमी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे पास. मतलब हमारे पास डिफरेंट चंक्स होंगे स्ट्रक्चर के अंदर, इन विच ईच चंक विल हैव अ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर. उनके दरम्यान में एक स्ट्रेट ग्रेन बाउंड्री होगा. एंड इस तरीके से हमारे पास पॉलीमेरिक सॉलिड्स आते हैं. जैसे हमारे पास होता है ना मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड सेमीकंडक्टर्स. कंसिडर दिस इज अ सेमीकंडक्टर पार्ट ऑफ द सॉलिड विच इज इन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड क्रिस्टलाइन पोर्शंस इसमें होते हैं, बट दे आर नॉट अलाइक टू ईच अदर थ्रू आउट द क्रिस्टल. मतलब इसका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर इससे मैच नहीं कर रहा होगा, इसका इससे मैच नहीं कर रहा होगा, बट इस पूरे चंक के अंदर, इस पूरे ग्रेन के अंदर जो स्ट्रक्चर होगा वो ऑर्डर्ड होगा. इसको रेगुलर अरेंजमेंट भी कहते हैं, इसको ऑर्डर स्ट्रक्चर भी कहते हैं हमारे पास. ठीक है. देन हमारे पास ग्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास क्रिस्टलाइन पोर्शंस आ रहे होते हैं. एमॉर्फस हम लोग कहते हैं इरेगुलर अरेंजमेंट को. ठीक है. या डिसऑर्डर्ड स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल इज नोन एज एमॉर्फस सॉलिड्स. ठीक है. फिर हम लोगों ने डिफॉर्मेशंस डिस्कस करनी है. डिफॉर्मेशन हमारे पास क्या होती है वह? फोर्स इज अप्लाइड onto an object, and मतलब particularly we are discussing everything in context to solids. जब हम solids के ऊपर force apply करते हैं, a deformation is applied which could be either in length, in volume or in shape. ठीक है. तो उसकी हम deformations discuss करेंगे. हमारे पास फिर यंग्स मॉडुलस आएगा. डिफॉर्मेशन इज एन एक्सटेंसिव टॉपिक. इसमें हम यूनिट सेल को भी डिस्कस करेंगे. हम 7 क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स को भी डिस्कस करेंगे. हमारे पास 7 क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स आते हैं. उनकी साइड्स एंड एंगल की बेसिस पे वो कैसे वेरी 7 स्ट्रक्चर्स करते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट. यू नीड टू मेमोराइज दैट एज वेल. और हम लोग जो हैं उस तरीके से डिस्कस करेंगे. यूनिट सेल क्या होता है हमारे पास, क्रिस्टल लेटिस हमारे पास क्या होता है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉरी ऑफ दीज सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन अमॉर्फस एंड पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड्स. डिफॉर्मेशन में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ. फिर हम लोग स्ट्रेस एंड स्ट्रेन को डिस्कस करेंगे. स्ट्रेस इज बेसिकली डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट लेंथ अप्लाई होता है हमारे पास. ठीक है. स्ट्रेस इज बेसिकली कि जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं टू अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, इट्स बेसिकली प्रेशर के यूनिट्स ही होते हैं इसके पास. एंड स्ट्रेन होता है इस प्रेशर पर सॉरी फोर्स पर यूनिट एरिया के अगेंस्ट जो हमारे पास चेंजेस प्रोड्यूस हो रही हैं इन केस ऑफ लेंथ, शेप एंड वॉल्यूम. उनकी रेशो को हम क्या नाम देते हैं? स्ट्रेन का नाम देते हैं. ओके. फिर आगे यंग्स मॉडुलस आएगा. यंग्स मॉडुलस आता है हमारे पास, बल्कि 3 मॉडुलसेस होते हैं हमारे पास. यंग्स मॉडुलस होता है, शेयर मॉडुलस होता है एंड बल्क मॉडुलस होता है. उनमें रेशियोज होती हैं कि अगर हम लेंथ को डिस्कस कर रहे हैं तो वो यंग्स मॉडुलस में आएगा. अगर हम शेप को डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास चेंज इन शेप डिस्कस हो रहा है, तो वो हमारे पास क्या कहलाया जाएगा? सॉरी वॉल्यूम, हाँ, चेंज इन शेप डिस्कस हो रहा है हमारे पास, तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? shear स्ट्रेस का नाम देंगे. एंड अगर हम लोगों के पास वॉल्यूम चेंज आ रहा है तो उसको वॉल्यूमेट्रिक सॉरी बल्क मॉडुलस का नाम देंगे. ठीक है. इट इज बेसिकली द रेशियो ऑफ स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन, जिसको हम इलास्टिक मॉडुलस इन जनरल बोलते हैं. फिर इलास्टिक मॉडुलस स्प्लिट अप होता है इनटू यंग्स, शेयर एंड बल्क मॉडुलस के अंदर. ठीक हो गया. फिर हम लोग डिस्कस करेंगे जो हम लोगों ने आई गेस 9th क्लास में या 10th क्लास में पढ़ा था ना, हुक्स लॉ. जिसमें हम लोगों ने
इलास्टिक लिमिट को डिस्कस किया था, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को डिस्कस किया था, उसका एक हमारे पास एक पूरा कर्व आता है जिसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व का नाम दिया जाता है। उसमें हम सॉलिड की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं इन कॉन्टेक्स्ट टू द डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस, कि जो हम लोगों ने स्ट्रेन प्रोड्यूस किया, हमने जो फोर्स अप्लाई किया उसके ऊपर, स्ट्रेन के अगेंस्ट मटेरियल के जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस हो रहे हैं जब हम उसके अगेंस्ट कर्व को ड्रॉ करते हैं, दैट इज नोन एज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। उसके अंदर हम ऑल ऑफ द रीजंस डिस्कस करते हैं। इट्स अ इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड एमसीक्यू वाइज भी। उसमें हम 6-7 चीजों को डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को, जो आपको पहले से पता है। हम इलास्टिक लिमिट को डिस्कस करेंगे। हम इसमें यील्ड स्ट्रेंथ को डिस्कस करेंगे। एंड देन हम अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस को डिस्कस करेंगे एंड फ्रैक्चर पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और इसकी बेसिस के ऊपर हम सॉलिड्स को 2 कैटेगरीज में स्प्लिट अप करेंगे, जिसको हम डिवाइड डिस्कस करेंगे एज अ डक्टाइल सब्सटेंस एंड अ ब्रिटल सब्सटेंस। ठीक है, यू माइट बी फेमिलियर विद दीज टर्म्स इन केमिस्ट्री एज वेल। तो ये वो इलास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक एंड इलास्टिक लिमिट, यही जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व के अंदर हम लोग ये पढ़ेंगे ये तमाम चीजें। फिर हम लोग जो है एक फोर्स एक्सटेंशन ग्राफ डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव करेंगे, विच इज रिटन राइट इन फ्रंट ऑफ यू, कि वो किस तरीके से ड्राइव हुआ। डू वी अंडरस्टैंड द आउटकम ऑफ दिस चैप्टर? Yes, sir. ओके, Yes, sir. लेट्स स्टार्ट विद द सॉलिड सेक्शन। कि हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स किन 3 कैटेगरीज में होती हैं, एज आई जस्ट एक्सप्लेन यू इन द टॉप ऑफ इट, कि वी हैव क्रिस्टलाइन सॉलिड, वी हैव पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड एंड वी हैव अमorphous solids। पोली का मतलब क्या होता है? व्हाट डू वी नो अबाउट पोली? पोलीमराइजेशन केमिस्ट्री के अंदर हम लोगों ने की हुई है ना। पोली मीन्स क्या होता है? मेनी यूनिट्स कंबाइंड टुगेदर। तो सॉलिड्स के अंदर भी इस तरीके के हमारे पास स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर होते हैं, बट दे आर नॉट ऑर्डर्ड इन रिलेटिव टू ईच अदर। ठीक है, कंसिडर्ड एज अ सेमी सॉलिड, सॉरी, सेमी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके अंदर हमारे पास। तो इफ वी गो ऑन टू द थ्योरी, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की डेफिनेशन इज द फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को कैसे डिफाइन किया जाता है? Crystalline solids are those solids in which atoms, ions, or molecules which make up the solid exist in a regular and well-defined arrangement। जैसे डायमंड हो गया हमारे पास। ठीक है, सो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर द वन जिसमें रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होती है थ्रू आउट द क्रिस्टल, कि अगर हम उसको कहीं से भी यूज करेंगे, इट वुड हैव द सेम स्ट्रक्चर थ्रू आउट, विच वॉज ऑब्जर्व्ड यूजिंग एक्स-रे टेक्निक्स। So all solids which have a regular arrangement throughout the crystal is known as crystalline solids हमारे पास। Do you remember the isotropic and anisotropic properties? हमने डिस्कस किया था आइसोट्रोपिक एंड एनाइसोट्रोपिक क्या होती है। कैन एनीवन रिकॉल दैट? आइसोट्रोपिक क्या होता था और एनाइसोट्रोपिक क्या होता था? Why am I not getting any response? I'm talking to you, not to someone else. नहीं बोला। आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज हमारे पास, आइसोट्रोपिक होता था कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन होता था, कि अगर हम किसी भी डायरेक्शन में उसको कट करेंगे, क्लीवेज करेंगे। क्लीवेज एक पॉइंट होता है, क्लीव्स हम लोग कहते हैं कि इट्स एन एरिया इन अ सॉलिड स्ट्रक्चर जहाँ पे वीक बॉन्ड्स होते हैं, अगर हम वहां पे फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो इजीली नीटली ब्रेक डाउन कर जाता है वो सॉलिड। तो क्लीवेज का पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है कि क्लीवेज हमारे पास क्या होते हैं, एक एरियाज इन सॉलिड्स होते हैं जहाँ पे वीकर बॉन्ड्स होते हैं, और जब हम उन पे उन एरियाज में फोर्स अप्लाई करते हैं तो एक हमें क्लीन नीट कट देते हैं हम लोगों के पास।
ठीक है, अब ये कैसे हमें पता चलता है? ऑब्वियसली इट्स अ डीपर स्टडी, एक्सरे के थ्रू और ब्ला डिफरेंट के दीज आर द क्लीवेज पॉइंट्स। अगर हम यहाँ पे फोर्स अप्लाई करेंगे, इट वुड गिव अस अ क्लीन कट ऑफ इट। आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज क्या होती थी कि वो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शंस होती हैं, कि अगर हम किसी भी डायरेक्शन के अंदर कट करेंगे उस सॉलिड को, इट वुड हैव द सेम प्रॉपर्टीज। वेदर इट्स कंडक्टिव प्रॉपर्टीज को हम डिस्कस कर रहे हैं, हम उसकी डक्टिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं या मेलेबिलिटी को डिस्कस कर रहे हैं, किसी भी फॉर्म में आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन होती हैं। हम किसी डायरेक्शन में भी कर लेंगे तो एन आइसोट्रोपिक उसका क्या होता है? ऑपोजिट होता है हमारे पास। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज वेरी करती हैं इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसकी एग्जांपल मैंने आपको ग्रेफाइट की पहले भी दी थी व्हेन वी वर डिस्कसिंग दैट इन केमिस्ट्री। ग्रेफाइट जो है इज ओनली कंडक्टिव पैरेलल परपेंडिकुलर टू द स्ट्रक्चर, पैरेलल में वो नहीं कंडक्टिव होता हमारे पास। ठीक है, सर तो आइसोट्रोपिक यानी मतलब अगर हम उसको कट कर दें किसी सॉलिड को भी, तो उसकी प्रॉपर्टीज केमिकल वाली हमेशा सेम रहेंगी। हाँ, किसी भी डायरेक्शन में कट करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं आएगा। लेकिन जो एनाइसोट्रॉपिक सॉलिड्स होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज होती हैं, वो सर्टेन सॉलिड्स के अंदर सर्टेन डायरेक्शंस में वो कुछ प्रॉपर्टीज शो करेंगे, सर्टेन प्रॉपर्टीज में सर्टेन डायरेक्शन में वो कुछ प्रॉपर्टीज शो करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे इसमें उसने सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टी एनिसोट्रोपिक है। इट कुड बी फिजिकल, इट कुड बी केमिकल। मोस्टली केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिनको हम आइसोट्रॉपिक और अनआइसोट्रॉपिक में डिस्कस करते हैं। बस फिजिकली तो देखो ना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में आज इट इज कितना, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डायमंड को कट कर रहा हूँ, मैं एक जस्ट वीक एग्जाम्पल को डिस्कस कर रहा हूँ, इट वुड स्टे डायमंड। ठीक है, उसके मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स में डिफरेंट नहीं आएगा। बट अगर हम लोग उसको सर्टेन डायरेक्शन में कट करें, मे बी उसकी कंडक्टिविटी जीरो हो जाएगी, उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाए इन सर्टेन डायरेक्शन। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ, मैं एक बहुत वीक एग्जांपल यूज कर रहा हूँ, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक मेनली डिपेंड कर रहे होते, केमिकली डिपेंड कर रहे होते। लाइट की पोलराइजेशन हो जाती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं जो